Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने कल के वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी सुबह जल्दी उठ गया और विभूषियन के लिए एक नोट और अपनी फेवरेट घड़ी छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला गया। सुबह जब विभूषियन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वांग जी रूम में कहीं पर भी नहीं था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी सुबह और बिना बताए वो वांग जी कहाँ चला गया। पर जब वो उठकर रूम से बाहर गया और इधर उधर उसने ढूंढा तो वांग जी उसे कहीं पर भी नहीं मिला। विभूषियन को न जाने क्यों ये अच्छा नहीं लगा कि लान वांग जी उसे बिना बताए ही चला गया। यही सारी बातें दिमाग में लेकर जब वो रूम में वापस गया तो उसने देखा कि साइड में पड़ी टेबल पर एक नोट और घड़ी रखी हुई थी। उस नोट को जब विभूषियन ने पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। पर जब उसने घड़ी को देखा तो वो सोचने लगा कि लान वांग जी अपनी इतनी महंगी घड़ी को यहाँ भूल गया है या जानबूझकर छोड़ कर गया है। वो सोचता है कि क्या उसने ये सोचा कि मैंने पैसे के लिए सब किया हुआ है। पर उसने कहा नहीं, लान वांग जी ऐसा कैसे सोच सकता है, वो इतना बुरा भी नहीं है। विभूषियन ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी रेस्टोरेंट की ओनर का कॉल आ गया जिसका नाम वेंचिंग था। उसने जल्दी से कॉल उठाई क्योंकि ऑलरेडी वेंचिंग की 3 से 4 बार मिस कॉल आ चुकी थी। वेंचिंग ने कहा, विभूषियन तुम अभी तक सो रहे हो? टाइम देखा है तुमने? सुबह का 9 बज रहा है। अभी थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। उसने कहा, विभूषियन मैंने तुमको रेस्टोरेंट में क्यों कहा था रुकने के लिए? इसीलिए कहा था ना ताकि तुम टाइम से उठकर रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई करके सब रेडी रखो। पर तुम्हारी नींद है जो कभी पूरी होती ही नहीं है। कभी तुम टाइम से उठते क्यों नहीं हो विभूषियन? ये सारी बातें सुनते सुनते विभूषियन अचानक से ज़ोर से हंसा और बोला, वेंचिंग थोड़ा सांस भी ले लो, यहाँ आकर के डांट लेना मुझे। वेंचिंग गुस्से में बोली, विभूषियन तुम। विभूषियन बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, अब आगे से मैं ध्यान रखूँगा और टाइम से उठूँगा। मुझे पता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और तुम मुझ पर यकीन भी रखती हो कि मैं जिम्मेदारी को सही से निभाऊंगा। पर इस सब के बीच में भी विभूषियन की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। वेंचिंग ने आगे कुछ भी नहीं बोला, बस गुस्से में कॉल काट दी। कॉल कटने के बाद विभूषियन ने कहा, सॉरी वेंचिंग, मैंने किसी से वादा किया है इसलिए मैं तुम्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद विभूषियन ने उस नोट को अपनी पर्स में बहुत ध्यान से रखा और वांग जी की घड़ी को बहुत संभाल करके अपनी अलमारी में रख दिया, इस उम्मीद में कि अगर दोबारा कभी उसकी लान वांग जी से मुलाकात हुई तो वो उसे उसकी घड़ी वापस कर देगा। विभूषियन ने जल्दी से रूम और रेस्टोरेंट को साफ कर लिया ताकि वेंचिंग को कुछ पता न चले। नहाने के बाद जब विभूषियन अपनी अलमारी से शर्ट को निकाल रहा था तभी अचानक से उसे वांग जी का चेहरा याद आ गया। वो सोचने लगा कि लान वांग जी ऐसा क्या काम करता है जो उसे गोली लगी थी। क्या उसके पीछे लोग पड़े थे? क्या वो पुलिस वाला है या फिर? तभी उसने कहा, विभूषियन तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुमने अपना और वांग जी का स्टेटस देखा है? जो घड़ी वो यहाँ छोड़ कर गया है वो लाखों की है और तुम्हारी तो एक मंथ की सैलरी भी इतनी नहीं है कि तुम कुछ अच्छा सा खरीद सको अपने भाई और बहन के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि वांग जी कभी दोबारा तुमसे मिलेगा? विभूषियन ये सारी बातें सोचकर हल्का सा मुस्कुराया और खुद से कहने लगा, विभूषियन दोस्ती और प्यार हमेशा बराबर वालों में ही होती है और अच्छी भी लगती है। इधर वांग जी अपने माफिया मैंशन पहुंच चुका था, लेकिन उसने टैक्सी मैंशन पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दी थी ताकि किसी को भी शक ना हो, ना ही टैक्सी वाले को और ना ही किसी और को। उसके पहुंचते ही एक बॉडीगार्ड ने लान शिचेन और लान शिरेन को खबर पहुंचा दी थी कि यंग मास्टर आ चुके हैं। वांग जी को फीवर था, उसका शरीर तप रहा था। लान शिचेन भागकर अपने भाई के पास आया ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसे पता था
कि वांग जी उससे या किसी से भी कोई बात नहीं बताता है, वो अपनी फीलिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करता है। अपने भाई को देखकर लान शीचेन ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया, पर जैसे ही उसने अपना हाथ वांग जी के हाथ पर रखा, वांग जी दर्द से कराह उठा। लान शीचेन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, आखिरकार वो दर्द से क्यों कराह उठा। उसने कहा, वांग जी अंकल आते, पर अचानक से उन्हें कोई काम आ गया। उसने कहा, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? पर तभी उसे एहसास होता है कि वांग जी को तेज़ फीवर था। वांग जी को बहुत ज़ोर का चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था, पर लान शीचेन ने उसे संभाल लिया। कुछ टाइम बाद जब वांग जी को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में था और उसे ड्रिप चढ़ रही थी। उसके कपड़े भी किसी ने चेंज किए थे। थोड़ी देर बाद लान शीचेन और लान शीरेन दोनों ही रूम के अंदर आए। लान शीचेन वांग जी के पास गया और बोला, वांग जी तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी थी? इसलिए नहीं बताया कि हम लोग परेशान हो जाते। तभी लान शीरेन गुस्से में बोला, वांग जी तुम कब जिद करना छोड़ोगे? हाँ, तुम ही को ये पूरा बिजनेस संभालना है, और अगर तुम ही अपना ध्यान नहीं रखोगे और इस तरह से अपने आप को खतरे में डालोगे तो इस बिज़नेस का क्या होगा और इस मेंशन का क्या होगा? वांग जी चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तभी लान शीचेन बीच में बोला और कहा, अंकल वांग जी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, हम सब इस बारे में बाद में बात करेंगे। लान शीरेन कुछ और बोलना चाहता था, पर वो चुप हो गया और मुंह बनाकर रूम से बाहर निकल गया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सब इतना ज़्यादा परेशान हुए। लान शीचेन ने धीरे से वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, वांग जी तुम सही सलामत घर वापस आ गए हो, हम सब के लिए यही बहुत है। उसने कहा, वांग जी सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था तुमसे, इतनी कम उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। अगर उस दिन मैंने डैड के सामने अपने आर्ट और डिज़ाइन को लेकर ज़िद ना की होती तो इस खतरनाक बिज़नेस का सारा भार तुम्हारे कंधों पर ना आता। डैड की इतनी तबीयत ख़राब थी, पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, और जब उनका लास्ट टाइम आया तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लंदन में था। काश मैं उनके लास्ट टाइम में उनके साथ होता तो ये सब ना हुआ होता। वांग जी ने अपने भाई के हाथ को हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, पुरानी बातों को याद करके आप उदास मत हो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लान शीचेन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वांग जी अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो, अगर तुम भी चले गए हम सबको छोड़ के तो? वांग जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपका भाई बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर लान शीचेन कुछ कहने वाला था, पर तभी उसे एक बात याद आ गई। उसने कहा, वांग जी तुम्हारी चोट पर पट्टी किसने की थी? और तुमने तो उस दिन वाइट कलर की शर्ट पहनी थी ना जिस दिन तुम यहाँ से निकल कर गए थे डील करने के लिए, पर आज जब तुम वापस आए तो तुमने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और हाँ तुम्हारी वो फेवरेट घड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास। वांग जी काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। लान शीचेन ने कहा, वांग जी तुम अपने बड़े भाई से कोई भी बात बता सकते हो और तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा। ये सुनकर कुछ देर बाद वांग जी ने अपने बड़े भाई लान शीचेन को पिछली रात के बारे में सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी हुआ था हर एक चीज़ के बारे में। पर न जाने क्यों वे वुशियान के बारे में बातें करते करते वांग जी के चेहरे पर उदासी और खुशी दोनों के ही इमोशंस आ गए। उसे अच्छे से पता था कि लान शीचेन उसके चेहरे से उसके दिल का हाल पता कर लेता था, पर वांग जी ने अपने भाई को घड़ी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लान शीचेन को बुरा लगे। उसने झूठ बोल दिया कि जल्दी में घड़ी कहीं मुझसे गिर गई थी। लान शीचेन ने कहा, वांग जी कोई बात नहीं है, घड़ी दोबारा मिल जाएगी, तुम वापस आ गए हो ना, बस हमारे लिए यही बहुत है। उसने कहा, वांग जी इस वे वुशियान को कभी अपने यहाँ डिनर पर बुलाओ, हमें कम से कम उसे थैंक्स बोलना चाहिए। वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी या उसकी फैमिली पर कोई भी प्रॉब्लम आए। आपको तो पता है ना कि हमारे यहाँ भी शायद दुश्मन के कितने स्पाई होंगे जो यहाँ की सारी बातें उन तक पहुँचाते हैं। उसने कहा, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो मेरे सामने मेरे अपने बनकर रहते हैं। वांग जी ने कहा, वो ब्लैक शर्ट कहाँ पर है जो मैं यहाँ पहन कर आया था?
लाशीचंद ने कहा, वांग जी, वो शर्ट ड्राई क्लीन के लिए गई है और तुम्हारी पट्टी भी बदल दी गई है। उसने कहा, पर अभी कुछ दिन तक तुम कोई काम नहीं करोगे, बस आराम करोगे। वांग जी ने कहा, वो ब्लैक शर्ट ड्राई क्लीन के बाद मेरे वार्डरोब में वापस रखवा दीजिएगा। ये सुनकर लाशीचंद चौंक गया, क्योंकि वांग जी को तो ब्लैक कलर पसंद नहीं था। वो तो सिर्फ वाइट या ग्रे कलर के कपड़े ही पहनता था। पर उसने वांग जी से कोई क्वेश्चन नहीं किया। वो समझ गया था कि वांग जी के मन में वे वुशियान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। लाशीचंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह ओके ओके। उसने कहा, अच्छा वांग जी, कल जिस नंबर से तुमने मुझे कॉल किया था क्या वो नंबर वे वुशियान का था? वांग जी ये सुनकर बस हाँ में अपना सर हिला देता है। लाशीचंद ने कहा, तो फिर वांग जी, मैं उस नंबर को अब डिलीट कर देता हूँ, अब तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सुनते ही वांग जी अचानक से बेड से उठ गया और बोला, नहीं। लाशीचंद वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस को ही देखता जा रहा था। उसने कहा, क्यों वांग जी, अब तो तुम ना कभी उससे मिलोगे और ना ही वो वेवुशियन कभी यहाँ आएगा। वांग जी चुपचाप था, बिल्कुल चुप था वांग जी। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लाशीचंद का डाउट अब क्लियर हो चुका था, पर वो चाहता था कि उसका भाई खुद उससे ये कहे, पर उसको ये पता था कि शायद ही ये कभी पॉसिबल हो। वो हल्का सा मुस्कुराया और एक कागज़ पर वेवुशियन का फ़ोन नंबर लिख दिया और वांग जी से कहा, तुम इस नंबर पर कॉल कर लेना। लाशीचंद ने कहा, वांग जी, मैंने कुछ आदमियों को भेजकर तुम्हारी कार वापस मेंशन मंगवा ली है, लेकिन क्या अब तुम्हें एक न्यू फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, मेरा पुराना फ़ोन तो वो लोग लेकर अपने साथ चले गए होंगे, क्योंकि फ़ोन कार में ही रह गया था और कार उनके किसी काम की नहीं थी। उसने कहा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, उस फ़ोन में फेस लॉक लगा हुआ है, वो ऐसे ओपन ही नहीं होगा। लाशीचंद ने प्यार से वांग जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा भाई का दिमाग काफ़ी तेज है। वांग जी चुपचाप लाशीचंद की सारी बातें सुन रहा था। लाशीचंद बोला, अच्छा वांग जी, अब मैं तुमसे और बातें नहीं करूँगा, अब तुम आराम करो। लाशीचंद के रूम से जाने के बाद वांग जी बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर आंखें बंद करते ही अचानक से उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वेवुशियन का चेहरा नाचने लगा था। वो खुद को समझाता है और कहता है, नहीं, मेरे दिल में एक लड़के के लिए फीलिंग कैसे आ सकती हैं? मैं तो वांग जी सोचता है, पर प्यार तो प्यार होता है ना, वो तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। पर शायद ये प्यार नहीं है। वेवुशियन ने कल मेरी मदद की थी, उसने मेरी जान बचाई थी, शायद इसीलिए मैं ये सब सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, हाँ यही रीज़न है, मुझे वेवुशियन से प्यार नहीं है, बस एक शायद आभार है उसके लिए मेरे दिल में कि उसने मेरी जान बचाई। पर कहते हैं ना, प्यार कब किससे हो जाए किसी को पता नहीं है, और ये चुपचाप ही आपकी लाइफ में आता है। और आप चाहे इसको जितना भी मना करने की कोशिश करो, चाहे जितना भी कहो कि नहीं है, लेकिन जो चीज़ होती है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। और प्यार ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी से भी छुपा नहीं सकते हो। इधर वेवुशियन रोज़ की तरह रेस्टोरेंट में अपना काम कर रहा था। वेनचिंग उसे सुबह से कई बार डांट भी चुकी थी। तभी वेनचिंग वेवुशियन के उसी रूम में पहुंच गई। तभी उसने ज़ोर से चिल्लाया, वेवुशियन। उसकी आवाज़ सुनते ही वेवुशियन घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं वेनचिंग को कल रात के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में गया। उसने देखा कि वेनचिंग डस्टबिन में पड़े ब्लड से सनी हुई रुई की ओर इशारा कर रही थी। वेनचिंग ने कहा, वेवुशियन, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रूम को साफ़ सुथरा रखा करो, इससे बीमारियां फैलती हैं। वेवुशियन सोचता है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना, सब कुछ ठीक कर लिया, सारा रेस्टोरेंट साफ़ कर लिया और अपने ही रूम के इस डस्टबिन को साफ़ करना भूल गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे ये मुझे ना कल सुबह काम करते वक्त हाथ में चोट लग गई थी। ये कहकर उसने वेनचिंग को अपनी चोट दिखाई। वेनचिंग उसे काफ़ी देर तक घूरती रही। उसने कहा, वेवुशियन, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी चोट इतनी बड़ी है कि तुम्हें इतनी रुई की ज़रूरत पड़ी होगी, और
क्या एक कट में इतना सारा ब्लड निकल गया होगा तुम्हारा? अगर इतना ब्लड निकला होता तो तुम आज हॉस्पिटल में होते। विभूषण को बहुत अच्छे से पता था कि वेंचिंग का दिमाग बहुत तेज़ है। उसने सीरियस फेस बनाकर कहा, वेंचिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है या फिर मैं तुम्हें अपनी चोट ओपन करके दिखाऊं? कुछ देर तक वेंचिंग चुप रही, फिर उसने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो उसके बगल से निकल रही थी रूम से बाहर, उसने कहा, विभूषण, इस सब को साफ़ करो और जब काम करो तो अपना दिमाग ठीक रखा करो। ये कहकर विभूषण हंसने लगा और उसने वेंचिंग से कहा, ओके ओके। वेंचिंग के जाने के बाद विभूषण अपने सीने को पकड़कर बेड पर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। विभूषण ने सोचा कि आज तो वेंचिंग ने उसे पकड़ ही लिया था और क्या होता उसके बाद भगवान जाने, क्योंकि वेंचिंग का गुस्सा कोई संभाल नहीं सकता था। तभी उसे वांगजी का चेहरा याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। विभूषण ने कहा, वांगजी, तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा राज दोनों मेरे पास सेफ हैं। मैं किसी से भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आई, जो कि कुछ जानी पहचानी थी। वो सोचता है कि ये कौन सी आवाज़ है, ये तो मुझे लगता है मैंने सुनी हुई है कहीं से। जब वो अपने रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक लड़की काउंटर पर उसके बारे में वेंचिंग से पूछ रही थी। वेंचिंग ने उसे इशारे से विभूषण की रूम की तरफ बता दिया। पहले तो विभूषण समझ नहीं पाया, पर तभी अचानक से वो लड़की आई और विभूषण के गले लग गई। वेंचिंग, विभूषण और वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स थे सब चौंक गए देखकर। विभूषण ने कहा, तुम कौन हो? उस लड़की ने रिप्लाई दिया, तुम मुझे भूल गए विभूषण। विभूषण, मैं मियान हूँ, पहचाना नहीं मुझे? हमने 12th साथ में कंप्लीट किया था और अब मैंने तुम्हारे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। विभूषण बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे बीती हुई सारी बातें याद आ गई थी। विभूषण को याद आ गया था कि ये वही लड़की मियान थी जिससे एक टाइम पर विभूषण को वन साइडेड प्यार था। पर जब बाद में उसे पता चला कि मियान किसी और को चाहती है तो उसने अपनी फीलिंग्स को दबा देना ही बेहतर समझा। इस बात को लगभग 1 साल हो गया था। मियान ने कहा, विभूषण, पता है तुमको, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ पे हो। फाइनली मुझे बता ही दिया किसी एक पुराने फ्रेंड ने कि तुम इस रेस्टोरेंट में काम करते हो। तुम तो इंटर के बाद अचानक से गायब ही हो गए। विभूषण के दिल में शायद कुछ फीलिंग्स आज भी बाकी थी, इसीलिए वो मियान को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। पर यह सब अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो ये सब चीज़ों से आगे निकल चुका था। तभी विभूषण के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। विभूषण ने मियान से कहा कि अभी तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने दूसरे कमरे में जाकर कॉल उठाई, पर दूसरी तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा था। विभूषण काफ़ी देर तक हेलो हेलो करता रहा। तभी वहाँ मियान आ गई और बोली, विभूषण, तुम किससे बातें कर रहे हो और कितनी देर तक इस रूम में रहोगे? मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ और तुम फ़ोन पर बिज़ी हो। उसी के बाद वो कॉल अचानक से कट गई। वेग ने कहा, अरे शायद किसी का रॉन्ग नंबर लग गया था, कोई बोल ही नहीं रहा था। वो कॉल किसी और ने नहीं, वांगजी ने की थी, वो भी अपने न्यू फ़ोन से। पर पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन काट दिया। वांगजी काफ़ी देर तक फ़ोन को यूं ही पकड़े रहा, फिर उसने फ़ोन को बेड पर गुस्से में फेंक दिया। उसे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्सा आ रहा था। बचपन से ही वांगजी की आदत थी कि जो उसका है वो उसी का रहेगा, पर विभूषण पर तो उसका कोई हक भी नहीं था। फिर क्यों उसके दिल में इतनी तकलीफ़ हो रही थी? क्यों फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया था? ये सारे सवाल वांगजी को सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। वांगजी के दिल में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ उसे विभूषण से ही मिल सकते थे। इधर विभूषण भी काफ़ी परेशान था अपनी फीलिंग्स को लेकर। वांगजी और विभूषण दोनों ही अपनी फीलिंग्स से जूझ रहे थे। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार उनके दिल में चल क्या रहा है। क्या वो प्यार है, क्या वो इन्फैचुएशन है, क्या है वो? लेकिन इस सब के सवाल तो उन्हें तभी मिल सकते थे ना, जब अपने दिल की बात किसी से कहेंगे।
सो गाइस, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट एंड होता है। आप सबको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताना ज़रूर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।